गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर कैंपस। आज ही भाई, आज चलते हैं नई क्लास के साथ। मेरा नाम है मनोज सिंह, स्वागत है बहुत बहुत आपका स्कॉलर कैंपस में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स के बारे में, मतलब अनुसूचियां। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज हम थोड़ा सा इंडियन शेड्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, बहुत सारी जगह हम लगातार पढ़ते हैं कि भाई इसमें ये शेड्यूल है, ये चीजें हैं। आज हम इंडियन टोटल आर्टिकल्स हमने 395 जो देखे थे। कुछ शेड्यूल्स मैंने यहाँ पर लिखा है, शेड्यूल 8+4 और उसके बाद पार्ट्स 22। इसी प्रकार से हम करने वाले हैं इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स किस प्रकार से। तो हम फर्स्ट शेड्यूल की बात करेंगे यहाँ पर, लेकिन इससे पहले बात करें कि भाई शेड्यूल है क्या, है ना। शेड्यूल एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि भाई जैसे मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बताया था आपको, अ सेट ऑफ लीगल रूल्स टू गवर्न अ स्टेट। और उस रूल्स में किनको लिख दिया गया था, चैप्टर वाइज लिख दिया गया था। तो हमने एज ए चैप्टर किनको माना था भाई, पार्ट्स को माना था। और अब शेड्यूल वो इंफॉर्मेशन जो आर्टिकल्स में अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से मेंशन नहीं की गई, अब डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं की गई, तो वो कहां पर कर दिया गया आपका शेड्यूल 8+4, मतलब टोटल 12 शेड्यूल्स में कर दिया गया। यदि हम शेड्यूल्स की बात करें तो आर्टिकल जो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, उसमें हमने 10 शेड्यूल शामिल किए थे। लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल शामिल किया गया, 8। और उसके बाद फिर अमेंडमेंट के बाद 4 और अभी कितने हैं फिलहाल हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं। तो मैंने बोला कि भाई शेड्यूल्स क्या हैं, जो डिटेल इंफॉर्मेशन आपके आर्टिकल में नहीं दी गई उसको यहां पर शो कर दिया गया शेड्यूल्स में। तो भाई ये टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल के बारे में बात करते हैं हम, द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए भाई, इसमें द नेम ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटरीज ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, इसमें किसकी बात की गई है, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत, द यूनियन ऑफ स्टेट्स। और उसको फिर से द यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करता है, यहां पर टेरिटरीज की बात नहीं करता। अब मान लो कल को मोदी गवर्नमेंट है भाई, है ना, आप ये बोलोगे सर मोदी गवर्नमेंट के बारे में आप बोलते रहते हो ज्यादा। भाई मोदी गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, आपको पता है। जैसे बहुत सारे इस तरह के फैसले देखे गए हैं। तो इसमें पीओ को एक अपने अंडर में लिया, लेके आ गए मान लो, तो क्या करोगे आप, है यूनियन ऑफ स्टेट्स, अब स्टेट तो है नहीं पीओ के अपना इंडिया का, तो उसको क्या रखेंगे हम, टेरिटरीज रखेंगे। ठीक है, तो किसमें शेड्यूल में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, किसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन किसमें दिया गया है, हमारा शेड्यूल्स में दिया गया है। तो इसलिए द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, ये जो शब्द है आपका, ये हमें बताता है कि भाई जो भारत 2 स्टेट से मिलकर बना है, वहां पर इसके अलावा जो बीच जमीन है या एक्स्ट्रा जो भी बाउंड्रीज है, उसके बारे में ज्यूरिडिक्शन कौन करेगा अपना, ये इसके बारे में शेड्यूल फर्स्ट के बारे में। अब भाई सेकंड शेड्यूल को देखते हैं। द सेकंड शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, सेकंड शेड्यूल किसके बारे में बात करता है आपका, द सैलरीज, एमोल्यूमेंट्स, प्रिविलेजेस, द सर्टेन डिग्निटीज। कौन कौन भाई, देख लीजिए, प्रेसिडेंट के बारे में, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एंड कैट। ये क्या है, कंट्रोलर एंड
एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, इसमें इन सभी के सैलरीज अलाउंसेस की बात की गई है। मेंशन देयर द एमपीज, इसमें ध्यान रखना, नॉट मेंशन इन द एमपीज, एमएलए, द यूनियन एंड द स्टेट्स मिनिस्टर्स, इलेक्शन कमिश्नर्स एंड यूपीएससी मेंबर्स। ठीक है भाई, तो सेकंड शेड्यूल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किसकी बात करता है? देखो भाई, ये अलग अलग भी है, राज्यसभा के बारे में भी बात करते हैं हम यहाँ पर। अपना आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बात करते हैं, 81 में लोकसभा के बारे में, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, ये सभी के बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा डिटेल इंफॉर्मेशन कि भाई जहां पर आर्टिकल में मेंशन नहीं किया गया वो यहाँ पर कर दिया गया है। तो सेकंड शेड्यूल में हमने किसकी बात की है? आपके जो भी सैलरीज हैं इंटीग्रेटेड पोस्ट के ऊपर, डिग्निटीज पोस्ट के ऊपर, जिसमें प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स, लेजिस्लेचर्स, जो भी, उसकी सभी की सैलरीज की बात की। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट शेड्यूल, जो थर्ड शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है आपका, इसमें ओथ एंड अफर्मेशंस की बात करते हैं। इसमें ओथ एंड अफर्मेशन की बात करते हैं। ये देख लीजिए भाई, ये सीजीआई एंड द, ये हमारे रामनाथ कोविंद जी। अभी कौन है भाई? आप कमेंट करके बता सकते हो अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, किस किस की सैलरी ओथ और की बात, सॉरी ओथ की बात करता है, अफर्मेशन की बात करता है। यूनियन एंड द स्टेट्स मिनिस्टर्स, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी, एमएलए एंड द एमपीज, द MLA and MPs, the judges of the Supreme Courts, High Courts and CAG. Note the CAG judges on the Supreme Court, the High Courts are including the second and third schedules. और इसमें सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल्स में भी इनको इंक्लूड किया गया है। नोट इंक्लूड, किनको इंक्लूड नहीं किया गया? प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट। ये आपके क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाता है भाई, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपका ये। ठीक है, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा and the legislative assembly, chairman, the deputy chairman of the Rajya Sabha and legislative council, election commissioner, UPSC etc. the member। ये सारे मेंबर आपके इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते। और जो बाकी हैं हमारे MLAs, MP, यूनियन मिनिस्टर्स, कैग, जजेस, ये सारे हमारे थर्ड शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए जाते हैं। तो भाई आप लास्ट क्लास आपने देखी होगा डिटेल से कि किस प्रकार से हमने एक फ्रेमवर्क तैयार किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और ये कंटिन्यू देखो, आप पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे हम आपको स्कॉलर कैंपस में, अभी जो भी आगे क्लासेस आने वाली हैं। तो आप प्लीज कंटिन्यू लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, और हम इस प्रकार से आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे। ठीक है, अब देखो भाई फोर्थ शेड्यूल में किसकी बात की गई? फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द एलोकेशन ऑफ द सीट्स द राज्यसभा टू स्टेट्स एंड यूटीज। एलोकेशन ऑफ सीट्स द राज्यसभा, है ना। ये कौन सा हाउस भाई? अपर हाउस है अपना पार्लियामेंट का, है ना। और ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। इसके 2/3 मेंबर, 1/3 मेंबर हर 2 साल में चेंजेस होते रहते हैं। और इनके मेंबरों का जो टेन्योर है वो अपना लगभग 6 ईयर्स रहता है। ठीक है, और ये आपका पता है अपर हाउस है और ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। देख लीजिए इसमें सीट्स का एलोकेशन का किस प्रकार से भाई, कितने स्टेट्स में, कौन से यूटीज में कितनी सीट्स रहेंगी राज्यसभा की। जिस प्रकार से दिल्ली में कितनी सीट है? 3 सीट है ना राज्यसभा की। ठीक है, जैसे हरियाणा में कितनी है? 5 सीट्स है। इसी प्रकार से एलोकेशन ऑफ सीट्स का बंटवारा किसमें, इसके एक्सप्लेनेशन किसमें दिए गए? फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है इसमें भाई फिफ्थ शेड्यूल, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्स एरियाज एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन करता है किसका? शेड्यूल्स एरियाज एंड ट्राइब्स। ठीक है, शेड्यूल्स एरियाज एंड शेड्यूल्स ट्राइब्स का, जो भी जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसकी बात करते हैं? फिफ्थ शेड्यूल की ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद भी देखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप। इसमें 6th शेड्यूल में किस किस की बात कर रहे हैं हम? एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ट्राइबल एरियाज इन, कौन से ट्राइबल एरियाज में? आसाम, इसमें देख लीजिए आसाम इसमें, और फिर मेघालय आपका, उसके बाद त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, इन स्टेट्स की बात। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल द ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा
एंड मिजोरम में हम इस किस में बात करते हैं, 6 शेड्यूल में बात करते हैं। उसके बाद भाई नेक्स्ट देखिएगा 7 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कंकरेंट लिस्ट है वो वेरी, इसमें काफी बार क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। द डिवीजन ऑफ द पावर्स, द डिवीजन ऑफ द पावर, भाई अपनी स्टेट की अपनी एक पावर है, ठीक है, यूनियन की अपनी एक पावर है, और जो दोनों मिलकर काम करते हैं वो है अपना कंकरेंट लिस्ट। इसमें हिंदी में बोलते हैं आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, कि किस और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इनके पास, ये भी बात करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन से हैं, और कंकरेंट लिस्ट के पास कौन से, ठीक है। इसमें द यूनियन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एन पावर टू मेक अ लॉ, किसके ऊपर लॉ बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस से, बैंकिंग से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और भी बहुत सारे हैं इसमें। उसके बाद देखिए अब स्टेट गवर्नमेंट किसके बाद, स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक एंड द पुलिस, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, लैंड फॉर्म्स एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें देखिए भाई एजुकेशन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, फॉरेस्ट आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ट्रेड में द मैरिज, एडॉप्शन और द सक्सेशन के बारे में आपका कंकरेंट लिस्ट कानून बना सकता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल देखिए भाई 8 शेड्यूल, आपकी टोटल कितने लैंग्वेजेस हैं इसमें, देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज द रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, ओरिजिनली कितना था, स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना अपना तो उस टाइम में हमने कितना ऑफिशियल लैंग्वेज ना कि नेशनल लैंग्वेज, है ना, स्टेट लैंग्वेज एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि भाई भारत क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्रीज, बहुत सारे धर्म रहते हैं, बहुत तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग बोलियां हैं, ठीक है। बोल देते हैं ना कई बार कि एक कोस पर बदले पानी, 2 कोस पर वानी, तो इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर लैंग्वेज चेंजेस हैं। तो इसलिए हमने अपना एक नेशनल लैंग्वेज ने रखा, ऑफिशियल लैंग्वेज रखा, ठीक है। और इसी प्रकार से अलग अलग अभी फिलहाल हमारे पास कितने टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बोडो, डोगरी, मैथिली, सैंथली, इस प्रकार से 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 96 अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उड़िया को शामिल किया, ठीक है भाई। इसमें 8 शेड्यूल्स हैं, और ये 8 शेड्यूल्स अपना, इसका भी एक्सप्लेनेशन हमारा आर्टिकल डिटेल से तो आपके आप आर्टिकल में बताया है। और वैसे हिंदी दिवस है कब मनाया जाता है ये आप कमेंट में लिख के बता सकते हो, ठीक है, ये हिंदी ये कब बनाया जाता है आपका 14 से। उसके बाद भाई नेक्स्ट शेड्यूल 9 शेड्यूल्स, द लैंड रिफॉर्म्स एंड द अदर मैटर्स बी प्लेस्ड बाय द स्टेट एंड द सेंटर, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 19 कि भाई आपका पहले क्या था, ये लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था भाई कंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, किस प्रकार से लैंड, अब कोई भी देखो भाई आजादी के काफी टाइम बाद तो भारत कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा था, अब लैंड रिफॉर्म को तो करना ही था अमेंडमेंट इनको, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रिफॉर्म के भी जमींदारी सिस्टम खत्म किया गया था, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास काफी जमीनें होल्ड करके रखी गई थी, ये भी एक रीजन था उसमें कि जमींदारी सिस्टम यहाँ पर अबलिश किया गया था, तो लैंड रिफॉर्म यहाँ से एक सुधार तरीके से भी किसके पास कितनी जमीन रहेगी ये सभी इसमें। उसके बाद 10th शेड्यूल था एंटी डिफेक्शन लॉ, आजकल ये बहुत चर्चा में है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना। 52nd अमेंडमेंट 1985 राजीव गांधी जी की ना, राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट के टाइम में लेके आए गए थे एंटी डिफेक्शन लॉ। द प्रोविजंस था इसमें कि भाई आप यदि पार्टी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है और यदि उसका मेंबर आने वाली पार्टी के साथ जो पार्टी हार गई है उसको छोड़कर किसी अन्य अपने पद के फायदे हेतु यदि वो चला जाता है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा। इस प्रकार से ये एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रावधान किया गया था 52nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट शेड्यूल द 11th शेड्यूल क्या था, द पंचायत से रिलेटेड 29 मैटर्स ना, और इसमें आर्टिकल कितना है 243G
ये कौन सा अमेंडमेंट था आपका? 73rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, पंचायत से रिलेटेड। भाई सबसे फर्स्ट टाइम पंचायत आपकी कहां पर लागू की थी? राजस्थान के नागौर में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। उस टाइम पीएम कौन थे आपके? JL नेहरू जी ना। और ये अमेंडमेंट कौन सा था? 1992, और लागू कब हुआ था? 1993। ठीक है, उसके बाद भाई नेक्स्ट देखो, 12th शेड्यूल्स द पावर एंड द कैन बी ट्रांसफर टू द म्युनिसिपैलिटी पार्टीज। और इसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब ये 18 विषयों पर अपना कानून बना सकती है, अपने काम कर सकती है, लिख सकते हैं। और इसका आर्टिकल है 243W, द 12th शेड्यूल्स ऑफ द। और ये अमेंडमेंट कौन सा था? कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 74th अमेंडमेंट 1992। ये देख लीजिए भाई, दिल्ली नगर निगम कॉर्पोरेशन ना। इसमें शेड्यूल्स की बात की गई, म्युनिसिपैलिटीज के अंडर में जितने भी आपके लिस्ट बनते हैं वो सारे से सारे इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल होंगे। तो भाई आज के लिए हम अभी इतना ही करते हैं। आप बने रहिए स्कॉलर कैंपस के साथ। जय हिंद, जय भारत।